आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं दीपक भाई। ऑप्शन सेलिंग करता हूँ जी। तो मेरा जो सिद्धांत है वो क्या है, हेज करो, उसके बाद 100 करोड़ लगा दो। महीने के शुरू में पैसा डालता हूँ तो मुझे हर महीने जो घर चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है वो निकाल लेता हूँ। हम ऑपरेटरों के साथ बैठते हैं, हम ऑपरेटरों को जानते हैं। मैं तो करीब 1000 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी, 5000 में करता हूँ। तो जिसके पास बड़ा पैसा है 10-5 हजार करोड़, वो ऑपरेटर है। आप उसके साथ काम करिए तो शाम को आपका भी नाम आएगा कि भैया इस आदमी ने 100 करोड़ का माल खरीदा। चार्ट में मोमेंटम कैसे कैच करते हैं। 50 लाख रुपए का लॉस आपने एक दिन में लिया। लोगों से मैं बिल्कुल भीख मांगता था। मैं बिल्कुल जब टूट के रोता था तो मेरी बीवी मुझे चुप कराती थी कि मैंने अपने बिजनेस के लिए इंडिया में इतना ट्रैवल नहीं करा जितना मैंने ट्रेडिंग सीखने में ट्रैवल किया। अगर मुझे कहीं स्क्रीन पे 1 करोड़ की पोजीशन लगा के मुझे 50 लाख, 1000 लाख, 2 लाख दिखाई देता है, भैया मैं अपना सिस्टम बंद करके घर को चला जाता हूँ। अगर उसके पास ये सारी नॉलेज है, मार्केट उसका स्वागत करेगा और उसको रिवॉर्ड भी करेगा। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं दीपक भाई, जो कि पिछले 9 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं और मार्केट के बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे फेजेस इन्होंने देखे हैं। और दीपक भाई जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो आज दीपक भाई से इनकी जो जर्नी है वो हम लोग जानेंगे। तो ये जो पूरा पॉडकास्ट है स्टॉक मार्केट पे रहेगा और स्टॉक मार्केट में भी स्पेसिफिकली ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में रहने वाला है। ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ऑप्शन बाइंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सेलिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। और भाई से जानेंगे कि क्या करना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए कि सेलिंग करनी चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। तो भाई अभी जैसे आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आप क्या ये काम पार्ट टाइम करते हो या फुल टाइम करते हो? मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ जी। अच्छा, फुल टाइम आप ट्रेडिंग करते हो। तो फुल टाइम ट्रेडर बनने से पहले आप क्या कुछ जॉब या बिजनेस करते थे? मेरा बिजनेस था और मैं सिरेमिक केमिकल्स बेचता था और वो बिजनेस मेरा काफ़ी अच्छा था और मैंने करीब 18 से 20 साल वो काम किया है। तो आपने जब 18 से 20 साल एक सिरामिक कलर्स का आपका एकदम वेल सेटल्ड बिजनेस था, तो उसको छोड़ के आपका कैसे मन हुआ कि स्टॉक मार्केट में आ जाएं? देखिए क्या होता है, एक प्रोडक्ट ट्रांजिशन फेज़ आता है हर बिजनेस में। वो प्रोडक्ट ट्रांजिशन फेज़ जैसे मैंने पहले भी अपने 1-2 पॉडकास्ट में समझाया, मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा होता है, मार्केट उस प्रोडक्ट को डिस्कार्ड करके नए प्रोडक्ट पे आ जाती है। तो जो प्रोडक्ट पहला प्रोडक्ट होता है वो बनाने वाली फैक्ट्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। इसका उदाहरण ये है कि पहले रील वाले कैमरा होते थे, अब डिजिटल कैमरा आ गए। तो मैं वो रील वाले कैमरे वाली फैक्ट्री था, आप ऐसा समझें। या आप ऐसा समझें कि मैं कैसेट बनाता था, कैसेट के बाद सीडी आ गई, सीडी के बाद डिस्क प्लेयर्स आ गए, डिस्क प्लेयर्स के बाद वो वॉकमैन छोटे वाले आ गए, या एप्पल के आईपॉड आ गए और अब आजकल यूट्यूब और स्पॉटिफाई आ गया। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट ट्रांजिशन। तो ऐसे ही मेरे प्रोडक्ट में हुआ और जो नए फैक्ट्री की कॉस्ट थी वो कैपेक्स इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया कि नया प्रोडक्ट बनाया जाए और इस धंधे में रहा जाए। तो इसलिए आई डिसाइडेड टू क्विट। अच्छा, वो तो आपने छोड़ दिया, उतने तक तो समझ में आ गया, ठीक है। तो जैसे आप बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस करने वाला बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करके सब चीज़ें हिसाब किताब लगा के फिर उसके बाद कुछ काम करता है। तो ये जो स्टॉक मार्केट की फील्ड है, इसमें आने का आपका मन कैसे हो गया? कि वो तो आपने छोड़ा, बिजनेस वाला बंदा सोचता है कि एक बिजनेस छोड़ा दूसरा बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस ना करने की बजाय यहाँ आने का आपका मन कैसे हुआ? देखिए क्या था कि मैं शुरू से ही फाइनेंस ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, क्योंकि मेरा स्ट्रीम फाइनेंस था। तो मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनेंस में की थी। तो मैं जब फैक्ट्री चलाता तब भी मैं देखता रहता कि भाई डॉलर का क्या प्राइस है, मार्केट कैसे चल रहा है, मार्केट में कितना इन्फ्लेशन है, जीडीपी क्या चल रहा है, या अपने यहाँ क्या क्या फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं जो कि प्राइस सेंसिटिव हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी, गोल्ड का क्या भाव है। तो ये सब मैं शुरू से ही मेरा एक रुझान था। और दूसरा से कुछ खास मतलब डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं था। सेकेंडली जब मैं क्लास 12th करके जैसे ही मैं 18 साल का हुआ तो मैंने अपने पापा से कहा कि भाई मेरे को एक वो खुलवा दो आप डीमेट अकाउंट। और मैंने वो डीमेट अकाउंट खोला तो मैं छोटी मोटी ट्रेडिंग उसमें करता ही रहता था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ पिछले 20, 22, 25, 30 सालों में कि मैं ट्रेड में ना हूँ, या मतलब कभी ऐसा हुआ कि 1-2 महीने का गैप आ जाए तो बात अलग है। अदरवाइज ट्रेडिंग मेरी छोटी मोटी कुछ ना कुछ जरूर चलती रहती थी। आपकी एज कितनी है? मैं 47 हूँ जी। अच्छा, 47 की और 18 साल की उम्र में आपने अपना अकाउंट खुलवा लिया? पहला अकाउंट खुलवा लिया जी मैंने। अच्छा,
तो मतलब वैसे आपको 9 साल एक्टिवली काम करते हुए हैं। उससे पहले मैं फैक्ट्री चला रहा था, लेकिन फैक्ट्री चलाने के साथ साथ भी मैं कुछ ना कुछ ट्रेडिंग करता रहता था। ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस है वो 29 साल का है मार्केट में। और मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना करी हो मैंने। पॉडकास्ट में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो इस कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, कोर्स की डिटेल्स को रीड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ये NSE BSE यानी स्टॉक मार्केट भी करी है, MCX भी करा है, फॉरेक्स का मुझे किसी ने दिखाया, फॉरेक्स भी करा है। लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब बाज़ार अपना जो NSE BSE वाला है यानी स्टॉक मार्केट है यही इतना पैसा दे देता है, तो मैं क्यों अपना लाइफ के 8 से 12 घंटे ख़राब करूं कमोडिटी करने में या फॉरेक्स करने में या गोल्ड सिल्वर करने में या क्रिप्टो करने में, जब मुझे 9 से 3 बजे तक ही पर्याप्त पैसा मिल सकता है। तो फिर आई डिसाइडेड कि आई विल क्विट एवरीथिंग एंड आई विल डू ओनली दिस। देखिए मेरे पास जो पैसा है वो तो सीमित है। अब मैं उसे या स्टॉक मार्केट में लगा लूँ, गोल्ड में लगा लूँ, क्रूड में लगा लूँ, क्रिप्टो में लगा लूँ, किसी भी चीज़ में लगा लूँ, पैसा तो सीमित ही है ना मेरे पास। अब उस पैसे से अगर मैंने 3-4% की रिटर्न निकालनी है तो वो मेरे को स्टॉक मार्केट जब दे देता है, तो मैं क्यों MCX में पूरी रात काली करके, क्योंकि MCX सुबह 9 बजे से शुरू होकर रात के 12 बजे तक काम करता है सर्दियों में, और आजकल के दिनों में 11:30 तक काम करता है। तो इतने लंबे वर्किंग आवर्स, 14-14 घंटे, जिसमें फैमिली भी इग्नोर हो रही है, हेल्थ भी इग्नोर हो रही है। अब आप किसी शादी ब्याह में जाएं तो आपका उस बेचारे की शादी में इंटरेस्ट कम है और आप सब देख रहे हैं क्रूड गिर गया भाई। अब वहाँ जयमाला हो रही है और आप क्रूड पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि आपका दिमाग, देखिए आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो हमें भाई पैसे से तो प्यार है ही नहीं सबको। तो इसलिए फिर भाई स्टॉक मार्केट में ही अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते चले गए और सिर्फ स्टॉक मार्केट ही करते हैं। हाँ, ऐसा सीन हो गया कि उधर जयमाला हो रही है, इधर क्रूड माला डाल के चला गया। बिल्कुल, क्रूड माला नहीं करनी भाई। तो ये हुआ, जैसे आपने जो बिजनेस है वो जब आपने अपना बिजनेस छोड़ा, बिजनेस बंद किया, तो उस टाइम पे आपके पास में कितना फंड रहा होगा रफली, अगर आप बताना चाहो तो? उस टाइम में मेरे पास अच्छा खासा फंड था, क्योंकि मैंने 1-2 प्रॉपर्टीज़ भी अपनी लिक्विडेट की थी, लेकिन मेरे को काफ़ी नुकसान भी हुआ। और दूसरा, उस टाइम में मैंने कुछ गलत डिसीजन लेके अपने गलत पैसे भी इधर उधर लगा दिए। तो वो जो डेंट था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने मेरे को लाइफ को बिल्कुल हिला के रख दिया। मतलब बिजनेस जो था वो छोड़ने के बाद में जो पैसा आया वो आपने इधर उधर फंसा दिया। और उससे क्या हुआ कि मैं बिल्कुल पैसे की, मतलब जिसे कहते हैं ना, प्रॉब्लम में घुसता चला गया। और एक वक्त ऐसा आ गया कि मुझे मतलब ये सोचना पड़ रहा था कि मैं कल पैसा कहाँ से लाऊं जो मेरा घर चले। तो ये भाई थोड़ा आप बताना चाहोगे कि ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे आपने बहुत मोटा पैसा डाल दिया? स्टॉक मार्केट में ही खो दिया पैसा। कुछ पैसा किसी को ब्याज भट्टे पे दे दिया, कुछ पैसा मैंने और छोटे छोटे बिजनेसेस करने में लगा दिया, जहाँ पे कहीं 2-5 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 20 लाख ख़त्म होता चला गया। तो कुल मिला के मैं ये समझता हूँ कि जब आपका बुरा समय आता है तो इट्स ए पैकेज ऑफ बैड टाइम्स, तो वो सब तरफ से आता है। तो कहीं पैसा मर गया, कहीं पैसा, ज़मीन ले ली, कुछ वो ज़मीन ही नहीं बिकी, उस ज़मीन पे कब्जा हो गया, पता लगा उसने, जिसने मुझे ज़मीन बेची उसने और 4 लोगों को भी रजिस्ट्री कर रखी थी। मतलब इस तरह के इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में तब होने लग जाते हैं जब समय सही नहीं होता। तो मेरे साथ ये सब होता चला गया बाज़ार में, मतलब लाइफ में। और स्टॉक मार्केट, क्योंकि भाई मेरे को ऐसा लगा कि मैंने यूट्यूब पे 4 वीडियो देख ली, 4 लोगों से सीख लिया और 4 लोगों ने मुझे बता दिया, तो भाई मैं तो पैसा कमाने लग जाऊंगा। अब मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार इंसिडेंस बताता हूँ। मैं एक बार कहीं गया तो उसने मुझे कहा, चार्ट दिखाया उन्होंने कि जब ये कैंडल ग्रीन होती है इसका मतलब ये बाज़ार ऊपर जाएगा, जब लाल होती है तो ये नीचे जाएगा। तो बना हुआ चार्ट तो सबको बड़ा प्यारा लगता है। अब हम जी आके बिल्कुल, हमने कहा जी हमसे बड़ा कौन है डाउन मार्केट में। हम चालू हो गए। अब वो कैंडल जो है 15 मिनट की कैंडल थी, वो ऊपर गई तो ग्रीन हो गई, वो नीचे आई 5 पॉइंट लाल हो गई, फिर वो 10 पॉइंट ऊपर गई ग्रीन हो गई, फिर वो 20 पॉइंट नीचे आई लाल हो गई। अब हम कहें यार हमारा तो पैसा लगा, ये तो बेवकूफ़ बना दिया इसने।
तो हमें तो उस वक्त अच्छी तरह से चार्ट देखना भी नहीं आता था। तो ऐसे ऐसे मतलब जो चार्ट के नाम पे आपको सिर्फ हरा और लाल पता हरा और लाल ही पता था, लगे हुए हो, और हम वहाँ 10-10 20-20 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। तो मतलब ऐसी गलतियाँ इतनी ज़्यादा करी क्योंकि समझ नहीं थी। दूसरा, कोई प्रॉपर अपने आप को एजुकेट नहीं किया था, जिसने जो कहा उसके कहे से अनुसार कर लिया। एक बार ऐसे ही कोई फ़ोन पे एसएमएस आ गया कि भाई ये वाला स्टॉक है, ये बढ़ने वाला है और इसमें आप इतने ले लें, और हमने बेवकूफ़ बन के वो क्वांटिटी, जैसे वो हमारे लिए ही कह रहा था भाई तुम्हें ही कमाना है। उस वक्त हमने ये अकल नहीं लगाई कि कोई हमें क्यों कहेगा कि तुम्हें ये रास्ता दिखा रहा हूँ मैं कमाने का। मतलब इतने बेवकूफ़ थे कि हम लॉस पे लॉस लेते चले गए, बेवकूफ़ियाँ करते चले गए। तो फिर जब धीरे धीरे समझ आने लगा तो समझ आया कि भाई ये बाज़ार आसान नहीं है। लेकिन बाज़ार छोड़ा भी नहीं मैंने, लॉसेस होते गए, मैं डटा रहा कि भाई मुझे तो यहीं से कमाना है। तो भाई ये आपका विचार कैसे बन गया कि यहीं से कमाना है? क्योंकि आपको ये नहीं लगा कि यार नुकसान हो रहा है भाई, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 5 बार हो गया, पैसे खोए जा रहे हैं, यहाँ पे पैसा टूटता जा रहा है, छोड़ दें इसको, कुछ और काम धंधा कर लें? जब नुकसान मेरे हो रहे थे ना बहुत ज़्यादा, रोज़ के मैं पैसे खो रहा था, रोज़ के पैसे खो रहा था, तब भी मेरे अंदर एक ये जज्बा कभी मरा नहीं। ये जज्बा मैंने मरने नहीं दिया अपने अंदर कि जब मेरा नुकसान यहाँ हो रहा है तो मैं प्रॉफिट भी यहीं से कमा सकता हूँ। अगर आपकी चवन्नी यहाँ गिरी है तो चवन्नी आप यहीं से ही उठाओगे। ये नहीं हो सकता कि चवन्नी आपकी यहाँ गिरी है और मैं उठाऊँ उसे घर जाके, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मेरे कान में किसी ने ये मंत्र फूंक दिया कि भाई तेरा जब लॉस यहाँ हुआ है तो तू कमा के भी यहीं से उठ। फिर मुझे किसी ने बताया कि F&O ज़ीरो सम गेम है, यानी कि मेरा पैसा आपके पास, आपका पैसा किसी और के पास, किसी और का पैसा मेरे पास, ये पैसा यहीं यहीं घूम रहा है, ये पैसा ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ये सब यहीं का यहीं है। तो फिर मेरे दिमाग में घूमने लगा भाई मैं अगर लॉस में हूँ तो कोई तो प्रॉफिट में है, मैं उस प्रॉफिट वाले लोगों में क्यों नहीं हूँ। तो ये जो चीज़ थी मेरे अंदर कि भाई मुझे तो प्रॉफिट में आना ही आना है। और दूसरा एक मेरे अंदर ये जज्बा था, किसी ने कहा जयपुर चला जा वो सिखा देगा, मैं जयपुर चला गया। किसी ने कहा आगरा चला जा, किसी ने कहा गुजरात चला जा, किसी ने कहा साउथ चला जा, किसी ने कहा बॉम्बे चला जा, किसी ने कहा कलकत्ता। मतलब आप ये समझो कि मैंने अपने बिजनेस के लिए इंडिया में इतना ट्रैवल नहीं करा जितना मैंने ट्रेडिंग सीखने में ट्रैवल किया है। मतलब पूरा आपने देश का टूर कर लिया पूरा जी। मेरे से कोई आदमी ये कह दे कि ये आदमी सिखाता है और ये 50,000 लेगा, मैंने उसे 50,000 दिए हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि भाई उन्होंने बगैर पैसे लिए भी मुझे सिखाया, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि भैया ये तो आ रहा है, इससे पैसे लो और सिखाओ, जबकि उन्हें भी पता था वो कुछ नहीं सिखा रहे, लेकिन मैंने उन्हें पैसे दिए और सीखा। तो भाई जैसा कि आपने बताया कि फुल टाइम आप काम कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में आप क्या करते हो? ऑप्शन सेलिंग करता हूँ जी। अच्छा, ऑप्शन सेलिंग करते हो आप, तो आप बाइंग क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो ऑप्शंस में काम करते हैं वो सोच रहे होंगे सेलिंग में तो बहुत पैसे लगते हैं, तो बाइंग में तो कम पैसे चाहिए, जिसके पास 5,000 है 10,000 है वो भी बाइंग कर रहा है, और सेलिंग के लिए तो मिनिमम ये लगा लो कि 5-10 लाख रुपए तो चाहिए, उससे नीचे तो नहीं कर सकते। देखिए मैं इससे तो खैर बहुत ज़्यादा पैसे से सेलिंग करता हूँ, लेकिन सेलिंग में क्या होता है कि रिस्क बहुत कम होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि सेलिंग में रिस्क ज़्यादा है, सेलिंग में रिस्क कम है, बाइंग में रिस्क बहुत ज़्यादा है। सिर्फ सोच का फ़र्क है। लोग सोचते हैं कि मैंने अगर 5,000 की कॉल ख़रीदी है तो 5,000 ही जाएंगे, लेकिन मैं एक लॉट में नहीं करता ना, मैं तो करीब 1,000 क्वांटिटी, 2,000 क्वांटिटी, 5,000 में करता हूँ। तो मैं अगर ऐसे सोचने लगा तो मेरे तो 25 लाख चले जाएंगे, तो मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता इतना लूज़ करना। तो इसलिए मैं सेल करता हूँ। सेल में पैसा भी बहुत कम आता है, धीरे धीरे आता है, कोई थ्रिल नहीं रहता कि भैया मैंने अभी कॉल या पुट खरीदी, वो 4,000 की खरीदी और पता लगा 4,000 प्रॉफिट आ गया। मेरा ऐसा नहीं होता, मेरा बहुत धीरे धीरे प्रॉफिट आता है, और उस प्रॉफिट को कहते हैं थीटा डिके। तो हम लोग थीटा डिके खाते हैं और बस बड़ा पैसा लगाते हैं और छोटा छोटा खाते हैं। अच्छा, तो बड़ा पैसा लगा के आपका बड़ा पैसा बनाने का मन नहीं करता? सर देखो, बड़ा पैसा आप अगर 10-20 पर, मतलब मैं कहूँगा 2-5 लाख तक लेके बैठे हो ना, तो आप रिस्क ले सकते हो 50% कैपिटल का भी। लेकिन अगर आप 1 करोड़ लेके बैठे हो तो आप रिस्क नहीं ले सकते। आप 5 करोड़ लेके बैठे हो तो आपका रिस्क कैपेसिटी और कम हो जाएगी। जहाँ 50-100 करोड़ लेके बैठे होगे वहाँ आपका रिस्क और कम हो जाएगा। मुझे रिस्क नहीं चाहिए भाई, कम आ जाए
आई एम हैप्पी विद दैट। पॉडकास्ट में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो इस कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, कोर्स की डिटेल्स को रीड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कैपिटल नहीं जानी चाहिए, कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ द मेन थिंग। मैं खुश हूँ अगर मेरे पास 50 करोड़ हो तो मैं 1% में खुश हूँ। 1% महीने का मिल जाए बहुत बढ़िया है। तो 1% महीने का भाई थोड़ा कम नहीं हो गया? ये तो ऐसा लग रहा है कि लोग सोचेंगे कि भाई बैंक में अगर आप जाओगे, ठीक है, तो 8% बैंक दे रहा है आज के टाइम पे। कुछ सर जी कौन सा बैंक 8% देता है? 6% है बैंक की एफडी, 7% है गवर्नमेंट की बॉन्ड्स और पॉलिसी और नहीं, ये अगर आप सब। देखोगे ना तो मतलब आप अगर देखो तो 7.5 8 तक भी जाता है। वो ड्यूरेशन अलग अलग, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, उसमें तो उतना चला जाता है। लोग सोचेंगे भाई 8 उधर मिल रहा है तो 4 ही एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसके लिए मार्केट में क्यों आना। तो भाई साहब मैं तो देखिए जितने भी ट्रेडर्स को जानता हूँ जो कंसिस्टेंटली पिछले 4-5 साल से मेरे साथ हैं, मैं जानता हूँ उन्हें, मेरे का मिलना जुलना है, कोई भी 1.5-2% से ज़्यादा नहीं निकाल पाता महीने का। और जो लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं हमने उनका पैसा खोते हुए ही देखा है, पाते हुए नहीं देखा। जो सोचता है कि मैं 5% निकाल लूँ, वो एक ट्रेड में हो सकता है 5 निकाल भी ले, किसी बार 10 भी निकाल लेता है, लेकिन फिर उसके बाद 10 के निकालने के बाद वो 100% दे के आता है मार्केट को। मार्केट से ला नहीं सकता, क्योंकि एग्रेसिव प्लेयर ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। तो भाई जैसे कि आपने बात की ऑप्शन सेलिंग की, ऑप्शन सेलिंग जो है इसकी जो थ्योरी की अगर हम बात करें तो थ्योरी वाइज तो ये होता है कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है और ऑप्शन बाइंग जो उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट है। तो जब भी एक आम आदमी सुनता है वो कहता है यार इधर अनलिमिटेड रिस्क है, इधर अनलिमिटेड प्रॉफिट है, और जो अनलिमिटेड प्रॉफिट वाली चीज़ है उसमें पैसा बहुत कम लग रहा है, 5-10 हज़ार रुपये लग रहे हैं, और जो अनलिमिटेड रिस्क वाली चीज़ है एक तो लाखों रुपए लग रहे हैं, ऊपर से रिस्क अनलिमिटेड है, ऊपर से पैसे कम बन रहे हैं। इधर यहाँ पे पैसे भी कम लग रहे हैं, रिस्क भी लिमिटेड है, प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है, तो बड़ा ल्यूक्रेटिव लगता है कि यार ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, तो आप सेलिंग क्यों करते हो? चलो मैं नवजोत भाई आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों से कुछ नई नई चीज़ें हम शेयर करता हूँ जो आज तक हमने कभी नहीं करी। आपका सवाल मैं समझ गया, मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन मैं इस पे काउंटर सवाल आपसे पूछता हूँ कि आज अगर आप बैंक निफ्टी खरीदते हो फ्यूचर और बैंक निफ्टी बेचते हो तो दोनों में से ज़्यादा रिस्की क्या है, खरीदना या बेचना? अगर मेरे हिसाब से मैं देखूंगा तो खरीदना। फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना। हाँ। तो फ्यूचर में अगर मैं एक मतलब उस पर्सपेक्टिव से देखूं कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है कि जो खरीदना है वो रिलेटिवली सेफ है। अच्छा। अगर हम लोग टाइम पीरियड का इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम 1 दिन की बात कर रहे हैं, 10 दिन की बात कर रहे हैं। हम ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है फ्यूचर की बात कर रहे हैं। नहीं, टाइम पीरियड कितना है उसमें? आपने आज खरीदा, वो ज़ीरो भी जा सकता है फ्यूचर और ऊपर भी जा सकता है जितना भी। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे कि कितना टाइम है हमारे पास। हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है। समझ गया मैं। अब हमारा रिस्क फ्यूचर खरीदने में ज़्यादा है या फ्यूचर बेचने में ज़्यादा है? तो उसमें जहाँ पे मुझे लगता है वो तो ये है कि फ्यूचर जो है बेचने में रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि हमने अगर ख़रीदा, समझ लो बैंक निफ्टी है 50,000 की, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी जीरो हो जाए। बैंक निफ्टी जीरो, हालांकि हमारे व्यूअर्स को मैं बता दूं कि होने वाली नहीं है। पिछले 8 या 10 साल की जर्नी में आप एक पहले इंसान मिले हैं जो ये कह रहा है खरीदने में रिस्क लिमिटेड है, बेचने में रिस्क अनलिमिटेड है, और जो कि सत्य है। क्योंकि ऊपर जाने को बैंक निफ्टी 2 लाख भी जा सकती है, नीचे तो सिर्फ 0 तक ही आ सकती है। तो भाई इसका रीज़न ये है कि जो 2020 का फॉल आया था उस टाइम पे निफ्टी मुझे याद है एग्जैक्टली 40% गिरी थी, बैंक निफ्टी कुछ वही 42-45 गिरी होगी, ठीक है, वो उस टाइम पे गिरी थी। उसके लिए भी कुछ बहुत बड़ा इवेंट होना चाहिए तब उतनी जाके गिर सकती है, ठीक है। और 2008 की भी अगर हम बात कर लें, 2008 में भी मार्केट जो है कुछ 65% गिरी थी, ठीक है। तो वो वाली कहानी है, उस वजह से मुझे लगता है कि ऊपर तो कहीं भी जा सकती है। अगर आप देखो कि 2020 में मार्केट में जो फॉल आया, ठीक है, निफ्टी की अगर बात करें 12,000 से निफ्टी आ गई 7,000, 7,500, टेक्निकली 7,500। अगर वहाँ से आप देखोगे 7,500 से, तो मार्केट होगी वहाँ से 3 गुना, 3x हो गई, ठीक है। और अगर 7.5 पे किसी ने ली होती तो डाउन साइड कितनी थी मैक्सिमम?
1x 7.5 जितना लगा रहे हैं 7.5 ही है, ऊपर तो मार्केट 21 चली गई। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप ये कंसेप्शन जो मतलब जो आपका ये परसेप्शन होता है और जो आप आइडिया अपने दिमाग में कंसीव करते हैं, उससे आपको थोड़ा सा डेविएट करके नई सोच रखनी पड़ेगी। तो जैसा कि भाई ने बताया, भाई करते हैं ऑप्शन सेलिंग, और हमारे जो व्यूअर्स हैं जो स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, जिनको पता नहीं है कि ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शन बाइंग सेलिंग छोड़ दो, उनको यही नहीं पता ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, तो थोड़ा आसान भाषा में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, इसको आप ना इंश्योरेंस से समझ सकते हो। जो ऑप्शंस हैं बेसिकली एक तरीके से हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनको हेजिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट में, बट बाद में क्या हुआ कि लोगों ने इससे ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने कार खरीदी आपने 10 लाख रुपए की, पर आप उसका एक इंश्योरेंस लेते हो, जो भी उसका एक प्रीमियम रहता होगा 30, 40, 50 हज़ार रुपये, ठीक है। मान लो आपने एक मोटी फिगर पकड़ लेते हैं, आपने एक गाड़ी ली 10 लाख रुपए की, आपने उसका 50 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस ले लिया। अभी वो इंश्योरेंस बेसिकली आप एक प्रीमियम पे कर रहे हो, यानी कि अगर आपने इंश्योरेंस खरीदा तो आप वहाँ पे क्या होगे, बायर होगे। तो यही काम होता है ऑप्शन बाइंग में, यानी कि जो ऑप्शन बायर होता है वो इंश्योरेंस खरीद रहा है, और जो ऑप्शन सेलर होता है वो इंश्योरेंस बेच रहा है। और अल्टीमेटली लोग कहते हैं कि भाई पैसा कौन कमाता है, बायर पैसा थोड़ी कमाता है जिसने इंश्योरेंस लिया है, पैसा कौन कमाता है, सेलर कमाता है, इंश्योरेंस कंपनी कमाती है जो इंश्योरेंस बेच रही है। 10 लाख की गाड़ी आपने 50 हज़ार का इंश्योरेंस ले लिया, कल को गाड़ी को कुछ हो गया, मान लो गाड़ी कहीं पे अनफॉर्चुनेटली नदी में गिर गई, गाड़ी चोरी हो गई, मतलब पूरी की पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई, उसमें रिपेयरिंग के लिए कुछ है ही नहीं, तो 10 लाख रुपए की पूरी गाड़ी चली गई। आपने दिए कितने, 50 हज़ार रुपये, गाड़ी कितने की थी, 10 लाख रुपए की। अब इंश्योरेंस कंपनी को आपको पूरी एक नई गाड़ी देनी पड़ेगी आपके सिर्फ वो 50 हज़ार रुपये के प्रीमियम के लिए। तो ये बेसिकली कंसेप्ट होता है ऑप्शन सेलिंग में भी। तो ये इसी तरीके से काम करता है, पर वहाँ पे एक इंडेक्स होता है या कोई स्टॉक होता है, अंडरलाइंग होता है, जिसमें क्या होता है कि एक बंदा उसका इंश्योरेंस बाय कर रहा है, दूसरा बंदा उसका इंश्योरेंस सेल कर रहा है। जो बाय कर रहा है उसको ऑप्शन बायर कहते हैं, जो सेल कर रहा है उसको ऑप्शन सेलर कहते हैं। और भाई जो है एक तरीके से ऑप्शन सेलर वाला काम कर रहे हैं, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी वाला काम कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रीमियम दे के कोई इनसे इंश्योरेंस ले रहा है कि भाई मेरा ये इंडेक्स है या फिर ये एक स्टॉक है, उसको आप प्रोटेक्ट कर दो, तो भाई प्रोटेक्शन के लिए पैसा ले रहे हैं। तो मान लो आपने किसी गाड़ी का इंश्योरेंस ले लिया, अब आप ये थोड़ी करोगे कि इंश्योरेंस के भाई पैसे एक्सपायर होने वाला है, इंश्योरेंस पैसे पूरे करने के लिए उसको ले जाके कहीं पे ठोक दिया, ये तो आप नहीं करने वाले हो। ज़्यादातर केसेज में आप सही चलाओगे, क्योंकि कंपनी के पास में एक डेटा है, वो डेटा देख के कर रही है कि भाई इतने लोग जो हैं लेते हैं, इतने लोग क्लेम करते हैं, अल्टीमेटली मुझे उसमें से इतना बच जाएगा। तो भाई यही सही बता रहा हूँ मैं? बिल्कुल ठीक बात है। तो आप इंश्योरेंस कंपनी वाला काम कर रहे हो, हम ऑप्शंस बेच रहे हैं। हाँ, तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी की तरह एक्ट कर रहे हो, बाकी लोग इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, आप बेच रहे हो। सोच क्या रखनी पड़ेगी कि जब आपके पास पैसा बड़ा होता है, यानी कि 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, तो आपको अगर उस पैसे पे 2% भी मिल जाए महीने का, तो आप जितने भी एसेट क्लास हैं उनको बीट कर लेते हैं। यानी प्रॉपर्टी में इससे ज़्यादा पैसा नहीं बनता, बिजनेस में इससे ज़्यादा पैसा नहीं बनता, गोल्ड सिल्वर बॉन्ड्स, ये जितने भी एसेट क्लास हैं, इन सब से ज़्यादा पैसा अगर आप 2% केवल कमा पाते हैं तो बन जाता है। दूसरा, हम लोग ऑप्शंस क्यों बेचते हैं, क्योंकि जब हम ऑप्शन बेचते हैं तो एक प्रीमियम हमारी इस तरफ पहले दिन से ही आ जाता है। यानी कि मैंने अगर एट दी मनी की कॉल बेची और वो 400 रुपये की बिकी, तो ये 400 रुपये तो मेरी तरफ पहले ही आ गए। तो भाई ये प्रीमियम की क्या कहानी है? आपने ऑप्शन बेचा, आपको प्रीमियम मिल गया, जो बंदा बाय कर रहा है वो प्रीमियम दे रहा है, तो ये प्रीमियम किस चीज़ का प्रीमियम है? वो सामने वाला बंदा आपको किस चीज़ के पैसे दे रहा है? हाँ, किस चीज़ के पैसे दे रहा है? जो जिसने बाय करी, मान लो उसने कोई कॉल 100 रुपये की बाय करी, तो 100 रुपये मैंने सेल करी, तो वो 100 रुपये मैंने कलेक्ट करे उससे। तो उसने आपको किस बात के पैसे दिए? उसने मुझे उसने कोई पैसे नहीं दिए। एक्चुअली एक चीज़ है ऑप्शन में क्या होता है कि एक प्रीमियम होता है और एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो कि हर कॉल और पुट की अलग अलग होती है। मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताता हूँ, जैसे 40,000 पे बाज़ार खड़ा है, तो 40,000 की कॉल और पुट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो 0 है। लेकिन अगर आप कॉल की बात करें, 39,800 की जो कॉल है और बाज़ार 40,000 पे खड़ा है, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 200 है और बाकी इंट्रिंसिक से अलग जो है वो थीटा हो गया या प्रीमियम हो गया या उसे जो भी टाइम वैल्यू, जो भी आप नाम देना चाहें, तो वो तो गल के 0 होएगी।
इसका अगर किसी को पूरा समझना है तो एक ब्लैक सोल्स का फॉर्मूला है जिसमें सारे ग्रीक्स और सारे कैलकुलेशन दी हुई है, वो कोई चाहे तो गूगल करके समझ के पढ़ सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रीमियम बेच रहे हैं जो कि आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी कॉल बेच दी, आउट ऑफ द मनी पुट बेच दी, और हम ये जो है इसको फिर एडजस्ट करते रहते हैं पूरे हफ्ते, और इसमें थीटा डिके आता है छोटा छोटा सा, वो खा लेते हैं मीठा मीठा। अब जो लोग ऑप्शन बाय करते हैं, एक तो वो कम पैसे से बाय करते हैं क्योंकि उसका जो प्राइस है बस आप उतना ही बाय कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर बाज़ार हमारे से विपरीत चला जाता है तो इमीडिएटली वो कॉल का जो प्रीमियम है वो आधा भी हो सकता है, यानी 400 वाली कॉल 200 भी हो सकती है। तो अगर आपने 1 करोड़ लगाया तो आपके 50 लाख तो एक ही ट्रेड में ख़त्म हो गए। पॉडकास्ट में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो इस कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, कोर्स की डिटेल्स को रीड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इसलिए हम लोग सेलिंग करते हैं, नॉन डायरेक्शनल सेलिंग करते हैं, यानी कॉल भी बेचते हैं, पुट भी बेचते हैं, और फिर हम दोनों को धीरे 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 एट दी मनी के पास आते हैं, और पास आते आते जो थीटा मिल जाता है वो खाते रहते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी डू इट। इसके अलावा जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो बटरफ्लाई हो गई, आयरन कॉन्डोर हो गई, ये सब करते हैं। इसमें भी थोड़ा थोड़ा पैसा मिल जाता है, लेकिन कितना ही यत्न प्रयत्न करने 2% से ज़्यादा पैसा बना पाना ऑप्शन सेलिंग में पॉसिबल नहीं है। तो भाई जैसे कि आपने बात की 2% की, अभी आप 2% बोल रहे हो, जो लोग बिजनेस करते हैं या जिनके पास में बड़ा फंड है उनको 2% सुन के बहुत मज़ा आएगा, कहेंगे यार 2% में तो मज़ा आ रहा है सुन के, ठीक है, क्योंकि साल का 24% हो गया और सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्योंकि 24% अगर जो लोग आजकल बात करते हैं, रूल ऑफ 72 हो गया आपका, या कंपाउंडिंग होगी, जो भी कह लो आप, ये 3 साल में पैसे डबल हो रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर 7-8% जो बैंक में मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, उसके हिसाब से देखेंगे तो उसी प्रोसेस में शायद 8, 9 या 10 साल लग जाते हैं। नवजोत भाई, इसकी ना हम रिवर्स कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूँ मुझे कुल 2% कमाना है महीने का, यानी कि हफ्ते 4 हैं, यानी कि मुझे कुल ½ % कमाना है हफ्ते का, और 0.10% कमाना है डेली का। हफ्ते का अगर वो कमाना है तो 0.1% कमाना है डेली का। अब हफ्ते का कमाने के लिए देखिए, एक स्लॉट में अगर कॉल बेचता हूँ और एक लॉट पुट बेचता हूँ तो इसमें मेरे कुछ पैसे लगते हैं 80 से 89 हज़ार, यानी कि 90,000 रुपये। मैं लाख रुपए मान लेता हूँ। मतलब लाख रुपए में आप एक लॉट कॉल और एक पुट बेच सकते हैं, ठीक है। मैं वैसे हेज भी करता हूँ, लेकिन मैं अभी यहीं तक कैलकुलेशन समझाता हूँ आपको। हेज वाला जो मार्जिन बेनिफिट मिलता है उसको हाँ, हमने छोड़ दिया, ठीक है, अभी के लिए छोड़ दिया। हमने मान लिया 1 लाख रुपए में हमारा ये जोड़ा बिकता है। अभी 1 लाख का 1% या ½ % कितना होता है? 500 रुपये, यही होता है। 500 रुपये डिवाइडेड बाय 25 का, 15 का लॉट है, पहले 25 का लॉट था, अभी 15 का लॉट है, तो कितने पॉइंट मुझे कमाने हैं? तो इसमें 500 रुपये कमाने के लिए अपना 15 के लॉट पे ये आपको वही 30 एक पॉइंट की 35 पॉइंट कमाने हैं। अभी अगर मैं 20 रुपये वाली कॉल और पुट बेच लूँ और उन्हें ज़ीरो करा लूँ तो मेरा ½ % वाली चीज़ सेटिस्फाई होती है दलाली वलाली दे के। अब मुझे क्योंकि हेज भी करना है, मैं बगैर हेज के नहीं चलता, तो मैं क्या करता हूँ जी, 25 से 30 रुपये वाली ऑप्शन बेचता हूँ और 5-5 रुपये वाली से हेज कर देता हूँ। तो आपका वो जो मुद्दा है ½ % वाला, उसे ½ % ही कमाना है मैंने। तो भाई साहब कमाना ही कितने पॉइंट है? मुश्किल से मुश्किल 35-40 पॉइंट मुझे हफ्ते के चाहिए। तो 40 पॉइंट निकालना कोई रॉकेट साइंस हो गई क्या? ना रिस्क लो, शांति से कमाओ। बाज़ार में स्पाइक आती है, बाज़ार 100 पॉइंट ऊपर चलता है, 250 पॉइंट नीचे चलता है, हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो पहले ही 2-2 हज़ार 1.5 हज़ार पॉइंट दूर हैं। ये आप वीकली की बात कर रहे हो? वीकली की बात कर रहा हूँ। 1200-1300 पॉइंट तो हम दूर रहते ही हैं। और अगर हमने 30 वाली बेची है तो उसका 60 रुपये पे स्टॉप लॉस भी है। अगर मेरी 30 वाली 30 की मैंने दोनों बेची, अगर एक 30 की 60 होएगी,
यानी कि यहाँ मुझे 30 पॉइंट का नुकसान हुआ तो दूसरी 30 की 12-13 पॉइंट तो डिके इधर से भी मिलेगा। तो मेरा लॉस कितना है मैक्सिमम? 15 पॉइंट का, 14 पॉइंट का, 12 पॉइंट का। तो मैं वो लॉट कर, अगर मान लो बहुत तेज़ कोई 500-700 पॉइंट की मूवमेंट आ भी जाती है तो मैं यहाँ से 60 रुपये पे निकल के आगे फिर 30-30 वाली बेच लेता हूँ। हो सकता है मैं ना कमा पाऊँ, तभी मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो प्रॉफिट है वो 1 से 1.5% है, क्योंकि हर बार 2% मिले ये संभव नहीं है। कई दफ़ा 2.5 भी मिल जाता है, कई दफ़ा 1.5 भी मिल जाता है, कई दफ़ा 1 भी होता है, किसी किसी हफ्ते लॉस में भी छूटते हैं, किसी किसी हफ्ते ज़ीरो में भी छूटते हैं। कोशिश ये रहती है कि ज़ीरो में छूट जाए, भाई कैपिटल घर से ना देनी पड़े। तो यानी कि आपका प्रयास ये रहता है कि लॉस ना हो, प्रॉफिट चाहे छोटा हो जाए और जीरो पे भी निकल जाए तो वो बढ़िया है, क्योंकि लॉस जाने के बाद में बंदा सोचता है कि भाई लॉस हो रहा है, इस लॉस को तो मैं रिकवर करूंगा, इससे डबल ट्रिपल पैसा बना के उठूंगा। देखिए नवजोत भाई, मैंने अपने 8-9 साल की जर्नी में ये सीखा है कि मैं क्या कमाऊंगा मुझे नहीं पता, मैं कितना कमाऊंगा मुझे नहीं पता, मेरे को मार्केट कितनी चाल देगा आप बता सकते हैं मुझे? कल आपने अगर फ्यूचर सुबह सुबह आते ही फ्यूचर खरीदा तो आप बता सकते हैं कि वो 48,000 से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? किसी को पता है क्या ये बात? नहीं नहीं भाई, ये तो किसी को नहीं पता। तो हमें सिर्फ ये पता है, जिस वक्त हमने ट्रेड लिया हमें सिर्फ ये पता है कि मैंने मार्केट को क्या देना है। मार्केट मुझे क्या देगा ये मुझे नहीं पता, ये मार्केट के ऊपर है। ये मार्केट डिसाइड करेगा कि मुझे वो 30-30 वाले मेरे वैसे ही वैसे ज़ीरो हो जाए, या मुझे 10 दफ़ा एडजस्ट करके ज़ीरो हो, या कैसे ज़ीरो हो। ठीक है ना? लेकिन मुझे मार्केट को क्या देना है ये मेरे को पहले डिसाइड करना है। अगर मैं नहीं डिसाइड कर पाऊँगा और मेरे को पूरी स्ट्रेटजी नहीं पता होगी कि किस तरह से ये चलेगी, तो मैं तो सारी ज़िंदगी लॉस ही लेता रहूँगा। और बड़ी मुश्किल से तो मैं उभर के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊं, तो मैं लॉस कैसे ले सकता हूं? तो इसलिए भाई साहब मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है, मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। अगर कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ जाता है तो उस टाइम में मुझे क्या करना है ये भी मुझे ट्रेड लेने से पहले पता होता है। मतलब कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया बहुत बड़ा, कुछ 2-3 हज़ार पॉइंट, 5,000 पॉइंट का मूव लगा लो, ऊपर की तरफ आ गया, 5,000 पॉइंट नीचे गिर गया, तो आपको पहले पता है कि क्या करना है। देखो जी, पहले चीज़ तो मैं जब भी पोजीशन बनाता हूं तो मैं उसको हेज करके चलता हूं। मैं बगैर हेजिंग के तो कोई पोजीशन बनाता ही नहीं हूँ। आज मेरे से आप आके बोल दो बाई चांस कि देखो जी ये स्टॉक है, कल ये यहाँ से 400 रुपये या 400 गुना या 40 गुना या 30 गुना बढ़ने वाला है, आप ले लो। अगर आप ये मेरे से बोल दो तो सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि भैया कह तो रहे हैं, लेकिन क्या भैया जी जो है भगवान हैं? भैया की वाणी भी गलत हो सकती है। तो मैं कितना लॉस इस ट्रेड में दे सकता हूँ ये मैं पहले डिसाइड करता हूँ। उसको मैं कैसे हेज करूँगा, किस इंस्ट्रूमेंट से हेज करूँगा, कितना उस पर मैं खेला खेलूँगा, ये सब चीज़ें मैं पहले डिसाइड करता हूँ, मैं बाद में नहीं करता। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई डू व्हेन आई टेक अ ट्रेड। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लॉस, ये जब तक मुझे नहीं पता होगा मैं ट्रेड नहीं लेता। देखिए, जो लोग छोटे पैसे से ट्रेड करते हैं दे टेंड टू लूज़ मोर। अगर आपको 5 लाख रुपए लेके आने हैं बाज़ार में, तो आप बजाय इसके कि 1-1 लाख रुपए 5 बार करके लाएं, मेरा कहना है कि आप 5 लाख एक बार में लेके आएँ। भाई इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न बाकी ये लोग है, तो ये कहते हैं कि अगर आपके पास में 10 लाख रुपए है तो पहले आप 50,000 रुपये लेके आओ, 1 लाख रुपए लेके आओ, उससे सीखो, फिर बाद में सीखने के बाद बाकी पैसे लेके आओ। देखिए ये एक डेटा है एनएससी का या सेबी का, जिसमें वो लोग ये कहते हैं कि तो 90% लोग जो है वो लॉस में हैं। वो लॉस में क्यों हैं? क्योंकि दे आर नॉट टेकिंग द मार्केट सीरियसली। वो यहाँ स्पेकुलेट कर रहे हैं, वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। सीरियसली लेने का मतलब क्या है भाई? सीरियसली लेने का मतलब ये है कि आज आप कोई भी काम करते हो, हम एक छोटे से छोटा व्यापार, किसको आप छोटा से छोटा व्यापार समझते हो? आप बताओ मुझे, क्या है आपकी नज़र में छोटे से छोटा व्यापार? छोटे से छोटा व्यापार तो ये है कि आदमी अपनी कोई एक छोटी या तो दुकान खोल लेगा या कोई अपनी एक स्टॉल लगा लेगा। चलो छोटी सी एक हम स्टॉल की बात करते हैं, तो आज स्टॉल की क्या कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ द स्टॉल? मैंने कभी इसको लगाने के ऊपर उतनी रिसर्च नहीं की है, बट मोटा मोटा मैंने जो आइडिया देखा है वो ये कि 50,000 लाख 1.5 लाख की कोई। आज की तारीख में 1 लाख में कार्ट भी नहीं बनती। अच्छा।
जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जो ये स्टेनलेस स्टील की और ये सब कार्ट लेके लोग खड़े होते हैं, जो आइसक्रीम वाले वेंडर होते हैं ना, वो कार्ट भी 2-2.5 लाख रुपए की आती है। अच्छा। हाँ जी। चाय का अगर आप एक स्टॉल लगाते हैं, 1-1.5 लाख रुपए आपका उसमें भी लग जाता है। मैं बिल्कुल ही रोड साइड वो जो लकड़ी का खोखा लेके बैठ गए, टपरी लगा ली, उसकी बात नहीं कर रहा। छोटा सेटअप भी आज 2-2.5-3 लाख रुपए का बनता है। तो जब आप कोई भी काम करते हो, आज आपने कहा दुकान खोल ली, आज आप दुकान के रेंटल समझ रहे हो कितने हैं? अगर आप किसी अच्छे बाज़ार में किसी अच्छी लोकेशन पर दुकान लेंगे, वो करोड़ों से कम में नहीं आएगी। अगर वो करोड़ों की दुकान है तो उसका 50-60 हज़ार रुपये रेंट होगा। अगर आप रेंट पे लेते हो तो वो आपसे लैंडलॉर्ड कहेगा कि भाई साहब 2 महीने का एडवांस, 1 महीने की सिक्योरिटी रखवाओ, तो 2 लाख रुपए तो उसने ही ले लिया आपसे मोटा माटी। और भाई अगर मान लो मुंबई साइड चले गए, हाँ, तो 1 महीने का किराया दो, 6 महीने की सिक्योरिटी 6 महीने की सिक्योरिटी दो, फिर माल भरो दुकान में, एक छोटा मोटा कोई लड़का मुंडू कुछ भी रखो, तो भाई साहब करते कराते 4-5-10 लाख के नीचे आप कब आ जाते हो पता भी नहीं लगता। और स्टॉक मार्केट आप सोच रहे हो कि यहाँ मैं करोड़ों कमा लूँ, लेकिन मैं लगाऊं केवल 25-50 हज़ार रुपये। पॉडकास्ट में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो इस कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, कोर्स की डिटेल्स को रीड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ये है सीरियस अप्रोच और नॉन सीरियस अप्रोच का अंतर। अब जो आदमी 50 हज़ार रुपये लगा रहा है वो लॉस में क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक ग्रीड भरी हुई है कि मुझे इस 50 हज़ार में 5 हज़ार की कॉल खरीदनी है और मुझे आज ही 5 हज़ार के 10 हज़ार करने हैं। क्या वो 5 हज़ार की कॉल लेके 500 रुपये के स्टॉप लॉस पे निकल पा रहा है? क्या वो है इतना डिसिप्लिन्ड? और अगर केवल 85 हज़ार हैं तो क्यों नहीं वो निफ्टी के टॉप 50 जो स्टॉक्स हैं उनमें किसी में इन्वेस्ट करके 1 साल वेट करे? 10%, 15%, 20% का CAGR मिलेगा। FD और बाकी सब चीज़ों को तो बीट कर पाएगा वो क्यों नहीं कर रहा? वाई ही वॉन्ट्स टू बिकम ए ट्रेडर? क्यों वो ऑप्शन बाइंग में जाना चाहता है जब उसके पास पैसे कम हैं? तो या फिर म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स जो ऑप्शन है उनके थ्रू भी जा सकता है शायद। भाई साहब फिर वही वाली बात है कि ग्रीड और जो आपका एक लालच और ग्रीड या होप है, सिर्फ यही मरवाती है। मेरे से आज की तारीख में कोई अगर ये पूछने आता है कि भैया हम कितने पैसे ट्रेड करें, आई एम सॉरी टू से, मैं 25 लाख से कम वाले को कहता हूँ भाई ट्रेड ही मत करो। इस पैसे को सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करो, कहीं भी FD करा दो, म्यूचुअल फंड करा दो। आज की तारीख में आप कोई भी म्यूचुअल फंड देखो, 1.5% की रिटर्न वो भी दे रहे हैं, 17-18%, 15% तो दे ही रहे हैं। सारे म्यूचुअल फंड 15% की रिटर्न दे रहे हैं। अगर 15 वो दे रहे हैं और 20 से 24% मैं कमा रहा हूँ, तो मैं कितना उनसे ज़्यादा कमा रहा हूँ? यानी कि कुल 6% ज़्यादा कमा रहा हूँ। 6% का मतलब हो गया कि मैं सिर्फ आधा % एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। और उस आधे % के लिए मेरी कितनी जद्दोजहद है? भाई साहब पूरा टाइम देता हूँ मैं 8 घंटे का, इतना स्ट्रेस लेता हूँ मैं, इतने मेरे ऊपर टेंशन रहती है, तो मैं क्यों ट्रेड करूँ? तो अगर 25 लाख से कम है पूंजी तो भाई साहब उसको वाइजली इन्वेस्ट करो और अपने आप का जो टाइम है 8 घंटे का, उसको जॉब करके चाहे 25-50 हज़ार लाख जो नौकरी मिले उस नौकरी को करो, या कोई बिजनेस का एवेन्यू देखो, या उस टाइम को कहीं और ऐसा यूटिलाइज करो कि आपका टाइम और पैसा दोनों ऑप्टिमाइज हो सके। तो मतलब यहाँ पे हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें से कुछ लोग होंगे कहेंगे जी हमारे पास में फंड कम है, ठीक है, हम 50,000 लाख रुपए लेके आए हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी ऑप्शन में कर रहे हैं और हम भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप तो हमें डीमोटिवेट कर रहे हो जी। आप तो कह रहे हो पैसे वालों का खेल है। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा। अगर किसी का 50,000 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख है या 50,000 से भी कम है, ही शुड डू इन्वेस्टिंग, ही शुड नॉट डू ट्रेडिंग। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो गरीब आदमी है उसको ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में आके अगर वो आ रहा है तो उसके पास एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए, उसको अपने आप पैसा बाजार में लगाने से पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए,
उसको ये समझ होनी चाहिए कि चार्ट में मोमेंटम कैसे कैच करते हैं, चार्ट का मूवमेंट किस तरह से होता है, प्राइस किस तरह से मूव करता है। अगर उसके पास ये सारी नॉलेज है तो वो ज़रूर आए, मार्केट उसका स्वागत करेगा और उसको रिवॉर्ड भी करेगा। लेकिन अगर वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके ये सोच रहा है कि मैं पैसा कमा लूँगा, जैसा कि आपने कहा कि किसी के पास पैसे कम हैं तो वो कैसे आए, तो ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है कि आप आए खेला चले गए। इट्स अ सीरियस बिजनेस, यू आर प्लेइंग विद योर मनी। सो फिर मैंने एक बार ये बात किसी और से भी बोली थी, आज एक इंजीनियर को 5 साल लगते हैं इंजीनियर बनने में, 4 साल की पढ़ाई और 1 साल की मेहनत, और डॉक्टर को 6 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं MBBS, फिर वो 2 साल की इंटर्न करता है, फिर वो MD करता है, फिर 2 साल की इंटर्न करता है किसी हॉस्पिटल में, तब जाके वो अपनी क्लिनिक खोल पाता है जहाँ वो 1000 रुपये 2000 रुपये पेशेंट से ले पाता है। ये 10-12 साल का टाइम हो गया, 10-12 साल का टाइम हो गया। CA आज की तारीख में 4-5 साल से पहले CA क्लियर नहीं होती किसी की। CS वाला है वो बेचारा CS अगर प्लेन है तो उसे कोई नौकरी भी नहीं देता, वो CS के साथ लॉयर भी बनता है। तो हर एजुकेशन में आपको इतना टाइम देना पड़ रहा है, और 9:15 बजे आप स्क्रीन के आगे बैठे और आप सोचें कि आप ट्रेडर बन गए, और 12 बजे तक आप सोचते हो यार मेरा प्रॉफिट नहीं आया, और 2 बजे आप सोचते हो कि मैं जो हूँ क्या नाम है पोजिशनल ट्रेडर बन गया, तो कैसे कमाई हो जाएगी भाई? 12 बजे तो आप बहुत ज़्यादा बता रहे हो। यहाँ पे तो लोगों का इच्छा पता है क्या है कि सुबह आ रहे हैं 9 बजे हम बैठ गए, ठीक है, 9:15 मार्केट खुला, हमने ट्रेड कर आके 10-15 मिनट में नक्की कर दिया, और 10-15 मिनट भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 5 मिनट में ख़त्म करो, भाई ठीक है पैसे आगे अंदर करके निकल। अब आपको मैं बताऊँ, मैं अभी इंस्टा पे थोड़ा एक्टिव हूँ, तो मेरे पास कम से कम रोज़ के 100-200 सवाल आते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि सर चार्ट आपको कैसा लग रहा है, कैन वी डिस्कस दी चार्ट। सब ये कहते हैं सर ये बता दो मार्केट कल ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। कोई इक्का दुक्का कहता है मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन बाकी सबको पका पकाया चाहिए। तो भाई बोरोड कन्विक्शन से पैसा नहीं बन सकता। हाँ, कोई सेबी रजिस्टर्ड हो, आप उसके एडवाइस लीजिए, आप उसके साथ काम करिए, पैसा बनेगा, क्योंकि वो बंदा पढ़ा लिखा है। मुझे आपसे ज़्यादा उस पर कॉन्फिडेंस है कि जो आदमी सेबी से रजिस्टर्ड है वो ज़रूर आपकी कुछ मदद करे तो आपका पैसा बन जाएगा। भाई शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर किसी को ना बड़ा अट्रैक्शन है, और हर कोई चाहता है ट्रेडर बनना। एक 15 साल के बच्चे से लेके एक ऐसा आदमी जो जॉब करता है, कुछ छोटा मोटा बिजनेस करता है, कोई हाउस वाइफ है जिसको लगता है मैं सारा दिन फ्री रहती हूँ और कुछ नहीं तो मैं ट्रेडिंग ही कर लेती हूँ। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है कि क्या हर कोई ट्रेडर बन सकता है या उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक? देखिए, ट्रेडर तो कोई भी बन सकता है, इसके लिए कोई लॉ तो है नहीं कि मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ और आप नहीं कर सकते। एनीवन कैन बी ए ट्रेडर एंड एनीवन कैन बी ए गुड ट्रेडर। सवाल ये है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो हमारी एज का है, आपकी एज का है, कोई भी एज का है, ट्रेडिंग किसी को ये नहीं, ट्रेडिंग कोई उसमें बायस नहीं करती, कोई भेदभाव नहीं करती। बाजार जो चल रहा है उसकी एक अपनी पिच है चलने की, उसका एक अपना सिस्टम है चलने का, उसका एक अपना तरीका है चलने का। वो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। आप उस पेन को सस्टेन करके आगे बढ़ सकते हैं नहीं, ये आपकी कैपेसिटीज़ हैं। अब रहा सवाल कि 15 साल का बच्चा क्या है, भाई सीखो और बाज़ार में उतरो, यू कैन बी ए वेरी गुड ट्रेडर। आज मेरे से यंग बच्चा अच्छा ट्रेडर हो सकता है, मैं इस चीज़ को कहीं डिनायल नहीं है। आई एम नॉट द बेस्ट ट्रेडर, मेरे से भी बहुत अच्छे बैठे हैं, मेरे से बहुत ख़राब भी हैं। तो आई एम जस्ट वन अमंग थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल। आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं और बन जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई आजकल तो ये भी चल रहा है लोगों में बड़ा वो है कि मैं ना पढ़ाई लिखाई छोड़ के, ठीक है, आज एक बच्चा 10वीं क्लास में है, वो कहता है मैं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के मैं ट्रेडर बन जाता हूँ पापा से पैसे लेके। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? वो अपनी जो मतलब डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, पढ़ाई लिखाई पूरी करके उसके बाद में मार्केट में आए, या क्या आप उसके बारे में कहना चाहोगे, क्या गाइड करना चाहोगे बच्चों को? देखिए, बेसिक मैं समझता हूँ ग्रेजुएशन तो एक बेसिक मिनिमम टिकट साइज ऑफ एजुकेशन है जो कि मैंडेटरी होनी चाहिए सब लोगों के लिए जो भी एक कंट्री में रहते हैं। मतलब कि ग्रेजुएशन शुड बी द मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन। क्योंकि देखिए, पढ़ने लिखने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल ही सीखते हैं।
अगर आप पढ़े लिखे होते हैं तो आप ज़िंदगी की तहज़ीब सीखते हैं, आपको बात करने का तरीका आता है, आपकी एक एजुकेशन जो होती है वो आपकी ओवरऑल अपब्रिंगिंग करती है। वो केवल आपको ABCD नहीं सिखाती है, आपको केवल जो है लिटरेचर या लैंग्वेज या मैथ्स या ये नहीं सिखाती, एक बेसिक एटिक्वेट्स ऑफ लाइफ भी सिखाती है। तो जो एक एजुकेटेड आदमी होता है, ये चीज़ आपने भी महसूस की होगी कि आप ही की उम्र का एक पढ़ा लिखा आदमी की सोच अलग होती है और एक अनपढ़ आदमी की सोच अलग होती है। तो ये क्यों है? एजुकेशन मीन्स एजुकेटेड होना। एजुकेटेड होना एक मतलब एक अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। तो पहली चीज़ बेसिक 15 साल वाले बच्चों को मैं ये इनकरेज नहीं करूँगा कि भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और ट्रेडिंग कर लो। ट्रेडिंग कर लो आप, लेकिन साथ में रेगुलर नहीं कर सकते तो कॉरेस्पॉन्डेंस से भाई ग्रेजुएशन कर लो। ट्रेडिंग करनी है तो सीख के आओ, सिर्फ इसलिए मत आओ कि हम कर सकते हैं। इफ़ यू आर ए गुड ट्रेडर आई डोंट माइंड। मैं तो चाहता हूँ कि भाई कम्युनिटी बढ़े, लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की कम्युनिटी बढ़े, हम भी एक कह सकें कि भाई हमारा भी जो वो है, लोग इस प्रोफेशन को भी बहुत इज्जत से देखें। अभी क्या है, इसे लोग जुआ सट्टा समझते हैं। आप किसी भी बड़े बुजुर्ग से बात करें और आप उसे कहें भाई ये तो स्टॉक मार्केट ट्रेड करता है, अच्छा जुआ सट्टा करता है। तो भाई जैसे कि आपने बताया कि आप फुल टाइम ट्रेडिंग करते हो, तो फुल टाइम ट्रेडिंग करके आप कितना पैसा लगाते हो कि आपका खर्चा पानी जो है वो शेयर मार्केट से निकल जाता है? देखिए, इसकी बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कौन कितना लगाता है कितना कमा सकता है, इसकी रिवर्स कैलकुलेशन कर लें तो वो बेटर है। यानी कि मैं ये कहता हूँ कि मैं जितनी भी कैपिटल लगाता हूँ मैं उसका 1.5 से 2% कमा पाता हूँ। अगर मैं 1 करोड़ लगाता हूँ तो मैं 2 लाख रुपए कमा लूँगा। किसी महीने बहुत अच्छा चला गया तो मैं 3 कमा लूँगा। अभी बहुत सारे ऐसे भी ट्रेडर हैं 10 लाख लगा के भी 3 लाख कमा लेते हैं। मैं उस श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वो कितने महीने कमा लेते हैं ये यहाँ पे कंसिस्टेंसी मैटर करती है। मैं तो पूरे साल कमा लेता हूँ, ठीक है ना। तो आप कितनी कैपिटल लगा के कितनी आप रियलाइजेशन कर सकते हैं मार्केट से, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सेकेंडली, ये कुआं एक ऐसा है कि जिसमें आप 1.5, 2, 3% तक अगर सोचेंगे ना मैं निकालता रहूं, तो आप ये निकालते रहेंगे इस अथाह समुद्र में से पैसा। यदि आप ये सोचेंगे मैं 10%, 8%, 15% कमा लूँ, तो भाई साहब आप इस बाज़ार को दे चलेंगे। अब मैं इस पर ना एक बहुत ऐसी बात कहूँगा जो लोग ना आपस में कनेक्ट कर पाएंगे कि बात मैं क्यों कह रहा हूँ। एक सज्जन है हमारे देश में, उनका नाम है मिस्टर मुकेश अंबानी। सुना है आपने नाम? हाँ जी बिल्कुल। वो किसने नहीं सुना? कौन है वो? इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। कितनी कैपिटल होगी उनके पास? कैपिटल तो बहुत अच्छी खासी होगी उनके पास। जो मेरी जानकारी आज रिलायंस की मार्केट कैप 20 लाख करोड़ की है। हाँ जी बिल्कुल। यानी कि अगर वो अपना सारा व्यापार बेच दें तो 20 लाख करोड़ उनके पास आ जाएंगे। उनकी जो होल्डिंग है वो लगभग 50% तो है, 10 लाख करोड़ आ जाएगा। अभी 10 लाख करोड़ पे 24% कमा पाना उनके लिए मुश्किल काम है क्या? क्या वो इतनी, उनको ये समझ नहीं है कि बाजार में मैं 30-40% कमा सकता हूं, फिर भी वो फैक्ट्री लगा के बैठे हैं? अब आपको हो सकता है उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती हो, तो जो आदमी 10 लाख करोड़ लेके बैठा है वो मुझ जैसा, आप जैसा, इस जैसा, किस जैसा आदमी हायर नहीं कर लेगा 2-5 करोड़ रुपए साल की सैलरी पे, जो उनको 100 करोड़ रुपए कमा के दे दे। सोचने की बात है ये। लेकिन फिर भी वो व्यापार कर रहे हैं जिसमें कि उनका मार्जिन 20 से 25% के बीच में है। यानी कि अगर मैं 18 से 20% कमा पा रहा हूं तो मैं बहुत सारे बिजनेसेस को, बहुत सारी रिटर्न्स को, बहुत सारे एसेट क्लास की रिटर्न्स को बीट कर पा रहा हूं। ये भाई आपने बड़ी ना एक इंटरेस्टिंग बात की। मेरे से भी जब कोई पूछता है ना कि भाई 1 लाख रुपए लगाने हैं, मतलब कोई जानने पहचानने वाला कभी मिल गया, पूछ लिया कि मेरे को ना 1 लाख रुपए लगाने हैं, मैंने कहा भाई कमाने कितने हैं? यही है कोई 1 लाख का मतलब 10-20 लाख रुपए बन जाए कितने टाइम में? वही कोई 1-2 साल में बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। मैं उनसे एक ही चीज़ पूछता हूँ कि भाई अगर ऐसे पैसे 20-20 गुने होने लग गए, इतना रिटर्न बनता होता, तो आज के टाइम पे मुकेश अंबानी जियो की सिम बेच रहा है, आपसे बोल रहा है 150 रुपये दे दो मेरे को महीने के, तो उसको आपके 150 रुपये की क्या ज़रूरत है? ऐसे ही कमा लेगा वो भी।
आज आप ये देखिए, एफडी में आप पूरे साल पैसा रखते हैं तो 6% ब्याज मिलता है, उस पर भी अगर बड़ी रकम रख दी तो टीडीएस और कट जाता है। आप अपने माता पिता के नाम पे सीनियर सिटीज़न के करा दे तो 8% की रिटर्न है। ठीक है जी। उसके अलावा चलो अब इसको छोड़ देते हैं, प्रॉपर्टी पे आ जाओ। प्रॉपर्टी हो सकता है कि आपने कोई प्लॉट 1 करोड़ का लिया, वो 1 साल बाद तो 1.5 का हो गया, लेकिन 10 साल रखेंगे तो हर साल 50 लाख नहीं बढ़ते जाएंगे उसमें, उसकी भी रिटर्न वही 10-12% की है। कोई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मौके की कैनाट प्लेस टाइप हो गई तो वो हो सकता है ज़्यादा बढ़ रही हो, लेकिन वो भी कोई 20% हर साल थोड़ी बढ़ रही है। एक बार उसने फेज आया, उसके बाद अब आपके जुहू की जो प्रॉपर्टी है वो ऐसा थोड़ी है कि वो एक बार बढ़ गई लेकिन अब वो स्टेगनेंट हो गई वहाँ पे, या उससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी। ये थोड़ी है कि वो हर साल ही डबल हो रही है। ऐसे ही गोल्ड है, आप गोल्ड का देख लो, कोई भी CAGR देख लो, सब हमारे इससे इक्विटी से सबके कम है। अगर आप निफ्टी का CAGR देखो पिछले 10-15 साल 20 साल का, तो शायद 13-14% पे हम चल रहे हैं। और सेंसेक्स का अगर ऑल टाइम का CAGR देखते हैं सिंस इंसेप्शन, तो वो भी कुछ 16-17% के आसपास में है। तो ये दिस इज़ द मैक्सिमम। और इस रेट, इस ग्रोथ का तो जो वो है कंपैरिजन यूएस में भी नहीं है। यूएस में भी हमसे कम ग्रोथ है, तभी वो लोग यहाँ पता पैसा ला के लगाते हैं, क्योंकि उनका पैसा वहाँ 4-5% से बढ़ता है, हमारे यहाँ 12-13% से बढ़ता है। तो कुल मिला के बात यह है कि स्टॉक मार्केट में जब इतनी ही रिटर्न आनी है तो कोई आदमी ये कहे कि 1 लाख लगा के 20 लाख बना लूँ, तो भाई उससे तो मेरी नमस्ते ही होती है, मैं उसे नहीं समझा सिखा पड़ता। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, सर लॉस हो गया। भाई कितना लॉस हो गया? 25 लाख का लॉस हो गया। अब कितने पैसे हैं? सर अब 2 लाख रुपए बचे हैं। सर आप कैसे भी करके मेरे 25 लाख रिकवर करा दो। यानी 2 लाख से 25 लाख बनवा दूं मैं? हलवा बट रहा है ना, हर कोई खा ले, या लंगर बट रहा है, हर कोई खा लेगा। 10 गुना मैं खुद कमाता हूं पूरे साल में 20% 24%, और उसको 10 गुना करना है, वो भी 1-2 साल में। तो भाई कैसे संभव है? सो वन हैज़ टू हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच। आज आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर साबुन बेचता है कोई आदमी, कुछ बेचता है, तो उसके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इज लेस देन 10%। आप परचून की दुकान खोलते हैं, आपका ओवरऑल जो वो मार्जिन है वो सब चीज़ों में 10% से नीचे है, खुदरा चीज़ों को छोड़ के, दाल वाल को छोड़ के। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसमें 10% से कम का मार्जिन। दवाइयों में 20-22% का था, लेकिन आज आप देखो दवाई कौन सी आप बगैर डिस्काउंट के खरीदते हो? हर जगह आपको केमिस्ट 10-12-15% डिस्काउंट दे रहा है। तो मार्केट में कंपटीशन इतना है, मार्केट में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी है कि भैया जो फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा। तो लोग जो सोच रहे हैं कि मैं 10-20-50 हज़ार लगा के लाखों रुपए बना लूँगा, भाई नीचे आ जाओ। 50 हज़ार लगा के साल में 5 हज़ार बना लिए तो तुमने एफडी बैंक जो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है उसको बीट कर दिया। 12-13-15% बना लिया, यानी कि 50 हज़ार लगा के 7,500 बना लिए। तो भाई साहब आपने गोल्ड और इन सब असेट क्लास को बीट कर दिया। और कहीं आपने 50 हज़ार लगा के 10 हज़ार बना लिए, तो आप समझो आपने दुनिया के सबसे बड़ा जो एक इन्वेस्टर है मिस्टर वॉरेन बफेट, उसको बीट कर दिया, क्योंकि उसकी भी कई साल की CAGR जो आ रही है वो 18 से 20% की है। अभी तो और भी कम हो गया, अभी तो और कम रह गई है। तो कुल मिला के क्या है कि आप अपने ये देखिए कि आप कहाँ अपने आप को प्लेस कर रहे हैं। तो भाई बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और हमारे व्यूअर्स को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बहुत अच्छी खासी नॉलेज दी, फुल टाइम ट्रेडिंग के बारे में बहुत अच्छी खासी नॉलेज दी। जिस तरीके से आप फुल टाइम ट्रेडर हैं, एक फुल टाइम ट्रेडर के क्या दुख दर्द होते हैं, किस तरीके की चीज़ें वो फेस करता है। एक फुल टाइम ट्रेडर लोगों को बड़ी फ्लैशी चीज़ लगती है, पर फुल टाइम ट्रेडर एक्चुअल में बनना कितना मुश्किल है, और बनने के बाद में उस चीज़ को मेनटेन करना कितना मुश्किल है, वो आपने हमारे व्यूअर्स को बताया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।